सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री कहिए, मार्केट एक्सपर्ट कहिए, चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालिस्ट करने वाले एक विशेषज्ञ कहिए, अनिल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही बारीकी से आपने पैसे की पाठशाला के ज़रिए आज के युवाओं को, उस मध्यम वर्ग को एक राह दिखाई है जिसकी तलाश में वो बरसों से भटकते आ रहे थे। लेकिन होता है ना, मार्केट में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके बहकावे में हम आ जाते हैं और आखिर में हमारा पूरा पिटारा जिसमें कुछ होता है वो भी खाली हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म पर मेरे बुलाने के लिए जी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि दर्शकों तक एकदम ऑथेंटिकेटेड सही जानकारी, उनके लाभ की जानकारी पहुंचे। ये देखिए सबसे बड़ी बात, इसलिए हम इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कह रहे हैं कि आपको कई मार्केट एक्सपर्ट मार्केट में नजर आ जाएंगे, लेकिन किनकी दिखाई गई राह आप तक सही तरीके से, जिसे हम कहते हैं शुभ लक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं कि ऐसी धन संपत्ति जो टिकाऊ हो, जो स्थायी हो, वो आपके पास में हो। बहरहाल आज हमारा मुद्दा सोना चांदी है, वो सोना चांदी जिसके ऊपर अनिल जी सबकी निगाहें टिकी रहती हैं और बड़े बेचैन भी वो लोग नजर आते हैं। रोज देख रहे हैं मार्केट प्राइस कभी गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो सोने और चांदी को लेकर कुछ भविष्यवाणियां हमारे पास इस वक्त सवालों के जरिए है। आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है सोने चांदी को लेकर? देखिए, सोने और चांदी को लेकर के जो भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए मैं भविष्यवाणी शब्द कहना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट में किसी चीज की भविष्यवाणी करना मेरे ख्याल से ईश्वर के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी एक एनालिसिस के हिसाब से, जैसे हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम एक अंदाजा लगाते हैं और वो ये लगा रहे हैं कि सोने और चांदी में जो ये तेजी है, ये कोई 100 मीटर रेस नहीं चल रही है अभी, ये एक मैराथन रेस है। आने वाले समय में भी ये सोने और चांदी की रेट ये बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। गिरने की मुझे आने वाले कुछ सालों तक इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही। अभी हाल ही में जिस तरह से जब इस बात का कैलकुलेशन किया गया तो 50% ये तक बढ़ा है, मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रहा। और हमने देखा जो गिरावट आई, आपने भी बताया था कि करेक्शन का फेज तो आएगा ही आएगा, बट वो छोटा होगा, और वही आपने देखा कि थोड़ा सा गिर करके फिर वो अब इस समय देखिए सोना ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई जो 1,32,700 MCX प्राइस है, उसके आसपास 1,30,000 के आसपास चल रहा है। चांदी ने तो ऑलरेडी नया रिकॉर्ड बना दिया। दिवाली के बाद थोड़ी सी गिरावट आई उसके समय, और लोगों ने कहा कि अरे अब तो दोबारा इसको खरीदने की जरूरत है। तो ये गिरावट शुरू हो गई, अब ये बबल बन गया, बबल खत्म हो गया, इसका फूट गया। लेकिन 1,50 के बाद आप देखिए बढ़कर कब 1,80 के ऊपर, इस समय कल रात को मैं देख रहा था 187 का 1,87,000 का MCX प्राइस है, स्पॉट में 1,90 पहुंच चुका है। लेकिन अनिल जी, आपने तो बाजार को, मार्केट को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से यहाँ पर देखा है। सिल्वर के लिए जो क्रेज इस साल हमने देखा, क्या वाकई वो पिछले कुछ सालों में दिखाई दिया था, या हम उस बात से अनजान थे जो इस बार हमने देखा कि सिल्वर की चमक जो है वो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सिल्वर की जो डिमांड सडन जो बढ़ी है, उसका कारण एक ये सबसे बड़ा ये है कि गोल्ड और सिल्वर की जो एक तो प्राइसेस होती है ना, हिस्टोरिकली अगर जाके के देखें तो उनमें जो है एक रेशियो होता है, ठीक है। तो वो जनरली रेशियो जो है लगभग हम मान के चलते हैं कि जितने में 1 तोला सोना मिलता था उतने में हमें 1 किलो चांदी मिल जाती थी। एक अंदाजा होता था, ठीक है, लगभग ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये रेट जो है काफी हद तक चेंज हो चुका है, और जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो काफी नीचे गिर चुका है जनरली। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जनरली ट्रेडिशनली जो है वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, जिसमें कि सिल्वर को अभी बहुत बढ़ना बाकी है। नंबर 1। दूसरी चीज, ये केवल इसलिए नहीं कि ट्रेडिशनल पिछले 10-12 सालों का या पिछले 20-30 सालों की चीजें हम भूल जाएं। ठीक है। हमारी देश, हमारी दुनिया जो है जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में सडनली अगर आप देखेंगे तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, ईवी में, क्योंकि हम अब देखिए ट्रेडिशनल फ्यूल से अब स्मार्ट ग्रीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रही हैं, अब तो मोबाइल फोन्स का भी हिस्सा एकदम, और सोलर पैनल्स बन रहे हैं। इसके अलावा स्पेस, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अभी रिसेंटली बहुत तेजी से बढ़ रही है। AI की जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप देखिए AI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में चांदी की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि चांदी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर है। और इसमें जो साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है ना,
हाँ जी। वो बहुत कम होता है, करंट लॉस जो है जी, बहुत जी। कम होता है। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। अच्छा, कुछ भविष्यवाणियाँ या फिर कुछ जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है उसकी तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन जी। अमेरिकी बिजनेसमैन जी। बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, जी, लेखक जी। जो हैं, आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा, जी, रॉबर्ट कियोसाकी। जी, जरूर। जी, उनकी एक बहुत ही बड़ी बात या जो उनका एक बहुत बड़ा तूफानी अनुमान यहाँ पर सामने आया है, उन्होंने चेताया है जी। कि इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आर्थिक क्रैश शुरू हो गया है। क्या ये आर्थिक क्रैश है? मतलब ये चेतावनी देना कि इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक क्रैश। देखिए, ये मेरे ख्याल से अभी तो कुछ कह पाना बड़ा अर्ली होगा, लेकिन जो उनकी थीम है, जो उनकी समझ है रॉबर्ट कियोसाकी की, वो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत नहीं कहूँगा मैं। उसका कारण है कि अगर रॉबर्ट कियोसाकी की, जब हम लोग भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनकी किताबें पढ़ा करते थे, तो उनका एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ में निवेश करें तो आप रियल एसेट की तरफ जाएं, नोशनल एसेट की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट उनका वही है कि अब वो अभी भी मानते हैं कि वो, और ये सही भी है काफ़ी हद तक, कि 1971 का जब से हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा है, जनरली गोल्ड स्टैंडर्ड पहले हमारी हर करेंसी के पीछे गोल्ड का बैकिंग होती थी, हम उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। उसी के जितने हमारे पास गोल्ड का रिजर्व होता था उसी के हिसाब से हम नोट प्रिंट करते थे। लेकिन 1971 में अमेरिका ने इस सिस्टम को छोड़ दिया, क्योंकि उनकी अपनी चीज़ों को, उन्होंने उतने गोल्ड थे नहीं, लेकिन उनको अपनी करेंसी बढ़ानी थी, तो उन्होंने उसको छोड़ करके अब जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, तो अब उसके बाद से अगर आप देखें तो केवल कोविड से लेकर अभी तक देखा जाए तो अमेरिका ने जबरदस्त मनी प्रिंटिंग की है। सेम कंडीशन इंडिया में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी मनी प्रिंटिंग हो रही है। तो मनी प्रिंटिंग विदाउट एनी प्रॉपर एसेट बैकिंग जो है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, फेक तरीके से कहें कि इन्फ्लेट करता है इकोनॉमी को बिना मतलब के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेस के। जबकि गोल्ड, सिल्वर और ये सब चीजें जो हैं, चूंकि इनकी नेचुरल सप्लाई लिमिटेड है। अनिल जी, और आसान भाषा में अगर हम अपने व्यूअर को समझाना चाहे, आर्थिक क्रैश मतलब ये हम और आप तो अब समझ गए हैं। हाँ। मतलब आप तो बहुत पहले से समझे थे, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करते करते समझ गई। लेकिन ये आर्थिक क्रैश है क्या? मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी की बात कर रहा था, थोड़ी सी भूमिका में दर्शकों को समझाने के लिए बोल रहा था। अब होता क्या है कि देखिए, जब आप किसी बिना बैकग्राउंड के मनी प्रिंटिंग लगातार करते चले जाएंगे, एक समय के बाद आपकी मनी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बैक करने के लिए आपकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। नतीजा ये होगा कि इन्फ्लेशन विल लीड टू प्रोडक्शन डिसरप्शन, और फिर वहाँ से एक लंबा रिसेशन, क्योंकि वो बैलेंस बिगड़ चुका है। पास ना वो नीति है ना वो दिशा है, कुछ नहीं है। और इसी को देखिए क्या होता है कि एक मतलब यहाँ पर करेंसी M4 हम कहते हैं, M4 एक डेटा होता है यूएस का, जहाँ पे हम करेंसी की लेवल को चेक करते हैं। वो मतलब हिस्टोरिकली एकदम माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ा हो गया एकदम से। ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कभी भी यूएस मार्केट की इकोनॉमी में एक क्रैश आ सकता है। जैसे तैसे वो उसको संभाले हुए हैं। अगर आपने देखा होगा, किसी तरीके से ये टैरिफ वगैरह का सारा जो ड्रामा शुरू हुआ, वो उसी क्रैश से बचाने के लिए हुआ कि हम अपनी बार्गेनिंग करके कहीं ना कहीं हम भी कहीं से पैसे कमा लें दुनिया से, अपना परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस चीज को बहुत लंबा नहीं संभाला जा सकता है अगर अपनी आर्थिक नीतियों को सॉलिड ग्राउंड पे नहीं खड़ा करेंगे। बिल्कुल, इसलिए उनके जरिए कहा गया कि अमेरिका, यूरोप और एशिया को ये आर्थिक क्रैश तबाह कर देगा। लेकिन आपके नजरिए से क्या वाकई वो स्थिति नजर आती है, या फिर आपको लगता है कुछ ऐसे नियम बन जाएंगे, कुछ ऐसी या नीतियां सामने आ जाएंगी जिससे ये आर्थिक क्रैश नहीं होगा? देखिए एकदम साफ साफ बता दूं, जो सोने का भाव बढ़ रहा है ना, तो आपको पता है कि सोने का भाव जनता के खरीदने से नहीं बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सोने का भाव जो बढ़ रहा है वो कंसिस्टेंट, जैसे अभी थोड़ी गिरावट आई फिर वो खरीद लिया गया। तो कौन खरीद रहा है? पूरे वर्ल्ड में खरीदा जा रहा है। ऐसा नहीं कि दिवाली आई तो इंडिया में बढ़ गया, अमेरिका में भी, अमेरिका यूएस डॉलर में भी उसकी प्राइस बढ़ रही है। वहां तो दिवाली का चक्कर नहीं है, दिवाली तो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन बनाती है पूरे वर्ल्ड में। सही कहा। तो मतलब ये है कि ये सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स इसीलिए खरीद रहे हैं, जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स उसमें इंडिया है, चाइना है, रशिया है और टर्की, इस तरह के और भी, पोलैंड वगैरह, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल क्रैश कहीं ना कहीं हो सकता है। स्पेशली यूएस इकोनॉमी उसको लीड करेगी और वहीं से शुरुआत होगी, और उसका फिर एक, जिसको हम कहते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, पूरी दुनिया में फैले। तो उससे बचाने के लिए गोल्ड की होर्डिंग इस समय देश करना शुरू कर चुके हैं। इंडिया खरीद रहा है, खरीदने के साथ साथ जो हमारे यूके में रिजर्व पड़े थे वहां से भी मंगा लिया, क्योंकि कल को कहीं सप्लाई कंस्टेंट ना आ जाए, कल को जब जरूरत पड़े तो वो कहें कि हम आपको दे ही नहीं सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सारा गोल्ड वहां से शिफ्ट कर लिया यहाँ पे।
तो अब कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ये है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक क्रैश नहीं कहेंगे लेकिन इकोनॉमिक अनरेस्ट जरूर शुरू होगा। अच्छा। और इस तरीके की कोई भी चीज़ जहां पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है वो गोल्ड की प्राइस को हमेशा शूट अप करेगी, गोल्ड या सिल्वर। अच्छा। तो ये आने वाले समय की ये तैयारियां चल रही जिसे हैं। हम वैश्विक अनिश्चितता भी Exactly. कहते हैं कि उसका असर पड़ता है उसी का असर डॉलर पड़ता का, है, एकदम। जाहिर सी बात है उसके कम होने का, उसके बढ़ने का। आपको देखिए मैं बता दूं, भारत में लोग देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जहां तक मैंने समझा है उसके बारे में बता दूं कि अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने उसको थोड़ी सी छूट दी हुई थी कि ये 90 के ऊपर नहीं जाने देंगे। आपने देखा होगा 90 टच करते ही तुरंत वहां से आरबीआई इंटरवीन करती है। क्योंकि टैरिफ इशू लगा हुआ है इसलिए गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा छोड़े हुए है ताकि टैरिफ को काउंटर कर पाइए। जैसे ही टैरिफ वाला मैटर खत्म होगा तो आपको काफ़ी तेज़ी से इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। दूसरी चीज़, यूएस डॉलर को अगर आप ट्रैक करते हो तो यूएस डॉलर को अगर आप ट्रैक करें दूसरी करेंसीज के मुकाबले, उसको डॉलर इंडेक्स कहा जाता है, वो लगातार गिरता जा रहा है। इसका मतलब कि यूएस डॉलर की डिमांड जो है पूरी दुनिया में, पहले वो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी बन चुका था, वो अब कम होता जा रहा है। देशों का जो विश्वास है वो यूएस डॉलर से हट करके गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये कारण है कि गोल्ड में कंसिस्टेंट डिमांड बनी हुई है, तो ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। वैश्विक अनिश्चितता की वजह से इसकी प्राइस हमेशा सस्टेन रहेगी। कहा जा रहा है कि मतलब कि सोना चांदी ही आपका भविष्य है, वो स्थायी भविष्य है, यही रियल एसेट, यही रियल एसेट है, यही रियल एसेट है जिसको कियोसाकी जी रियल एसेट। जी, रॉबर्ट कियोसाकी ने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोना, चांदी, बिटकॉइन, एथेरियम, इसमें इन्वेस्ट करें। यही निवेश का माध्यम है, इसी में निवेश होना चाहिए। तो फिर क्या जो हम शेयर मार्केट में खरीद रहे हैं, कुछ लोग जमीन में अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई डाल देते हैं, कुछ लोग पॉलिसीज में अपनी डाल देते हैं, क्या वो सब बेकार, वो सब व्यर्थ? नहीं, वो व्यर्थ नहीं होगा। देखिए जमीन तो देखिए रियल एसेट है, लैंड रियल एसेट है क्योंकि इसकी पूरी सप्लाई लिमिटेड है। भाई पूरी नई अर्थ तो हम कहीं से ला नहीं रहे हैं। जब तक कि एलन मस्क कहीं दूसरा कोई ग्रह न खोज लें तब तक तो हमारे पास यही धरती है और लिमिटेड है ये। तो इसके में जो भी निवेश करेंगे जमीन में वो आपको आगे समय में वो रियल वैल्यू देगी। रिस्क कहाँ पर हो रहा है? रिस्क हो रहा है पेपर एसेट्स में। तो उसमें जैसे स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर अब ये इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पर ध्यान दें। अब वो समय नहीं है कि ये कंपनी पीछे ब्लू चिप रह चुकी है तो आगे भी ब्लू चिप रहेगी, इसकी ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इस समय अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देखिए आज से 10 साल पहले हम गूगल में सर्च किया करते थे, अब इस समय हम गूगल तो यूज़ ही नहीं करता कोई, अब सब कोई चैट जीपीटी या फिर एआई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। अब एआई यहाँ से टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन को या इनोवेशन जिसको हम कहते हैं उसको आने वाले 5 साल में और तेज़ी से चेंज करेगा। तो नए नए सेक्टर्स उभर करके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज उभर के आएंगी, वहाँ पर निवेश करने की आप सोचें। पुराने चीज़ों में निवेश करने का ना सोचें कि ये देखिए जैसे एचडीएफसी बैंक में नाम लेना अवॉइड करूंगा, लेकिन फिर भी जो कि बहुत मतलब जिसको कहते हैं ब्लू चिप बैंक है या ब्लू चिप रह चुका है, वहां आपको सेफ्टी मिल सकती है पैसे की, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ चाहिए अगर पैसे में तो आपको नई टेक्नोलॉजी, नई शेयर, नए सेक्टर में निवेश करना। लेकिन अब तो जितने भी ये बैंक है इन्होंने खुद गोल्ड से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने शुरू कर दिए हैं जो गवर्नमेंट से लिंक भी होते हैं, जिनमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो यानी कि आपका पैसा सेफ है, तो माना जाए कि इनसे भी जुड़ा जा सकता है। एकदम जुड़ा जा। देखिए जो चीजें गवर्नमेंट से रेगुलेटेड हैं वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने अपना सेटअप बनाया हुआ है कि यहाँ पर हर चीज को प्रॉपरली सिक्योर करके रखा गया। अच्छा, ये भी रॉबर्ट कियोसाकी के जरिए कहा गया कि सबसे सुरक्षित, सबसे बुद्धिमानी वाला फैसला अगर निवेश के तौर पर वो बताना चाहेंगे तो चांदी है। हालांकि आपने पूरा इसके बारे में डिटेल दे दिया, लेकिन चांदी को उन्होंने कहा कि पहला नंबर है ये। क्योंकि देखिए चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड, देखिए एक तो होता है कि नेचुरल डिमांड है उसको केवल रिजर्व के रूप में रखना है जो कि गोल्ड के साथ हो रहा है, पर चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आने वाले समय में चांदी, हालांकि चांदी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है धरती पे, लेकिन फिर भी उसकी जिस तरीके से सडन डिमांड बनी है, उसका इस्तेमाल बहुत तो बड़े हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट हो रहा है। क्योंकि माइन करना, नए माइन को डेवलप करना, उसको प्रोसेस करके यूजेबल फॉर्म में लाना एक लंबा काम है, लेकिन जो डिमांड है वो तो सडन तुरंत डेवलप हो गई है। इस वजह से जो है ये एक गैप क्रिएट हो रहा है
और वो प्राइस को प्रोपेल कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर एक मध्यम वर्ग को या फिर अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी है कितना परसेंट यहाँ पर करना चाहिए, ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि कियोसाकी ने एक्स पर बहुत पहले अभी एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास $100 होते ना, तो अगर मुझसे पूछा जाता कि मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं कहता सिल्वर। तो आपके हिसाब से हमें अपनी प्रोफाइल का कितना परसेंट सोने के साथ साथ चांदी को भी देना चाहिए? देखिए, वैसे मैं पहले कहता था कि पहले के पॉडकास्ट में मैंने कहा कि लगभग 20% आप गोल्ड में ज़रूर रखिए। इस समय टोटल पोर्टफोलियो का 20% गोल्ड में ज़रूर रखिए। अभी जैसे मार्केट और जैसी वैश्विक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, तो थोड़े समय के लिए स्टॉक मार्केट जो है हो सकता है कि या तो वोलेटाइल रहे या फिर बहुत अच्छा रिटर्न ना दे, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर में हमारे इंडियन मार्केट ने डबल डिजिट में भी रिटर्न जनरेट नहीं किया, मतलब 10% से ऊपर का भी निफ्टी ने रिटर्न जनरेट नहीं किया। और उसी पीरियड में गोल्ड ने 65% का रिटर्न केवल 2025 जनवरी से लेकर अभी तक का अप्रैल 50% तक का उछाल भी आया, एकदम 60% का पूरा तो 65% तक उसने मूव दिया है। और अभी इस समय भी 50% प्लस है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, प्लस सेफ एसेट है, रिस्क भी नहीं है। हाँ जी। तो सेफ एसेट के द्वारा इतना बड़ा रिटर्न देना, तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा संभल करके 10 से 15% आप सिल्वर में भी जरूर डालें। तो अब यानी कि टोटल पोर्टफोलियो में आप 30% तक आप मेटल में डाल सकते हैं, और बाकी 70% आप उसको म्यूचुअल फंड तो जो SIP कर रहे हैं वो करिए, शेयरों में भी थोड़ा सा रखिए। तो शेयरों का थोड़ा पोर्शन आप शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। अनिल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? गोल्ड, फिजिकल गोल्ड को आप बेहतर मानते हैं कि जो गोल्ड आपके पास मौजूद है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो बैंक पर हो, किसी के पास भी मौजूद हो, वो गोल्ड सबसे बेहतर है, या फिर जो अब कागजी गोल्ड का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आप दोनों मानते हैं कि दोनों का संतुलन अपनी अपनी जगह है? आपके नजरिए से देखिए, पर्सनली अगर कहें तो फिजिकल गोल्ड हमेशा बेटर होता है, पर्सनली कहा जाए। लेकिन होता क्या है कि फिजिकल गोल्ड की एक सीमा है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल गोल्ड नहीं रख सकते। सेफ्टी कंसर्न है, उसके रखने के कंसर्न है, फिर उसके लिक्विडिटी के कंसर्न है कि उसको तुरंत हम लिक्विडेट करने जाएंगे तो हमको फिर वो इमीडिएटली प्राइस नहीं मिलती है अपने एक क्लिक पे। मेकिंग चार्ज का ये सारा, हाँ एकदम नहीं। अगर हम बाहर भी रखते हैं तो हमें आखिर लेकर के किसी गोल्ड की दुकान पे जाना पड़ेगा, उससे बेचना पड़ेगा, फिर वो कन्विंस होगा कि वो जो गोल्ड ज्वेलर हैं, हर आदमी जो है तुरंत आपको कैशबैक नहीं देता, कहता है आप गोल्ड के बदले गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं, कैश आपको नहीं देंगे। तो बहुत सी चीज़ें आती है, लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं, फिर वो रेट नहीं देगा अगर आपको चाहिए तो इसके नाते जो है ETF या फिर डिजिटल गोल्ड, कौन से केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले डिजिटल गोल्ड, हालांकि और भी जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, पेटीएम भी है, और इसके अलावा जो क्योंकि बैंक से बैक है तो यहाँ भी सेफ्टी है, बट फिर भी ETF सबसे सेफेस्ट है माना जाता है। गोल्ड बॉन्ड की जो बात है, गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि उसमें लॉक इन पीरियड होता है, 5 से 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो वो फिर आप अपनी मर्जी से उसको बेच नहीं सकते। गोल्ड ETF को आप कभी भी बीच में ब्रेक करके जब भी आपकी नीड है नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट के नाते देखिए, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है कि भाई हमें जरूरत के समय वो पैसा काम आ जाए, या जिस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए काम आ जाए। इसके लिए हमारे पास सोना तो इसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है, और आपके बुरे वक्त का या जो भी अच्छे वक्त का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी माना जाता है। एकदम हमारे मतलब कहें तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनकी बुद्धिमत्ता आज काम आ रही है कि उन्होंने भारत में कल्चर रखा कि हर घर में सबसे ज्यादा सोना के गहने, सोने की चीजें। फिल्मों में भी देखा है, जब कभी भी आर्थिक तौर पर स्थिति खराब होती थी तो घर की जो महिला है वो अपना चेन उतार कर अपने, और ये अच्छा, ये असल भी, हम फिल्मों की बात करें और मैं रियलिटी बताऊं, मैं मजाक, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार को अपना सोना बेचते हुए, गिरवी रखते हुए देखा है। लेकिन हम लोग मजाक में ही मार्केट में कहते हैं कि इस समय जिस तरीके से सोने की प्राइस बढ़ी है, तो आपकी फैमिली में सबसे रिच पर्सन जो है वो आपकी गृह लक्ष्मी है, क्योंकि उनके गहनों की प्राइस कई गुना बढ़ चुकी है। मुझे लगता है अनिल जी, जो पहले की रही हैं, क्योंकि जो आज की जनरेशन के हिसाब से हम कहें तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, या किसी जमीन को लेकर या घर को लेकर 100 तरह की EMI है, पॉलिसीज है। लेकिन जो पहले की महिलाएं रही हैं, गृहिणी रही हैं, जो परिवार है, उन्होंने सोने में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये वही ज्यादा मालामाल है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि रियल एसेट में खरीद करके आप रियल एसेट में इन्वेस्ट करो, लैंड में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करो। रियल बिजनेसमैन और रियल बिजनेस वुमेन तो वही है आज, वही है, एकदम देखा जाए तो डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों का जो ये डिफरेंस, जिस बैलेंस के साथ आपने यहाँ पर बताया, उम्मीद करते हैं दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा पूरे 2025 में सोने को लेकर क्या इंतजार जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ऑफिस में भी हम उन्हें पूछा जाता है कि कौन सा महीना आपको लगता है कि हमें ले लेना चाहिए निवेश के पर्पज से। कई बार लोग कहते हैं अच्छा मार्च का वेट कर लो, मार्च में ज़्यादा
बहुत ज़्यादा वो होता नहीं है। अभी मत लो, चाहे वो फेस्टिव सीजन है या वेडिंग सीजन चल रहा है, ऐसा है क्या? मतलब अब गोल्ड में ये चीज़ नहीं रह गई है, नहीं रह गई। ये पहले हुआ करता था, पहले कभी होती थी ये। पहले होता था और पहले थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब जो सिनेरियो चूंकि चेंज हो गया ना, जियोपॉलिटिकल जो जिस तरीके की अनसर्टेनिटीज और जो भी ये अब इसको हम ट्रम्प इफेक्ट कह लें या और जो भी कह लें, इधर जो शुरुआत हुई है इसमें इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। हाँ, टेक्निकल करेक्शंस आएंगे, वो आगे भी आएंगे, क्योंकि जब बहुत रेट बढ़ जाता है तो किसी एक लेवल पे जो, क्योंकि देखिए गोल्ड में क्या हो गया ना, इस गोल्ड में दो पार्ट हो गया है, एक तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, दूसरा इसमें ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। देखिए जहां भी कोई चीज सडन बढ़ती है ना रेट, तो वहां फिर ट्रेडर्स जुड़ जाते हैं, स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब स्पेकुलेटर्स भी आ गए हैं, तो स्पेकुलेटर्स जो है वो लंबे समय तक होल्ड नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो 2-3 महीने 6 महीने में वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसको आप उस समय आपको 10 से 15% का एक करेक्शन दिखेगा। तो इस नाते अब आप ये ना सोचें कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, आप लंबे समय के लिए थोड़ी थोड़ी अवधि पर उसको लेते रहें, हर गिरावट में खरीदें और अपने पास रखें। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, गोल्ड का रिजर्व हमारे पास 10 से 15 सालों में धरती का जो रिजर्व है वो लगभग कंज्यूम हो जाएगा। तो 10 साल आप वेट करके चलो, 10 सालों में आपको गोल्ड की प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर दिखाई देगी। अनिल जी, आप इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को क्या ये सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ आज भी हैं जो कहते हैं कि हम बस ये देख लेते हैं कि सुबह मार्केट किस भाव में खुला है और शाम को बंद किस में हो रहा है, जो देख लेते हैं हम शुक्रवार को, फिर सीधा मंडे देखते हैं। पर आपको लगता है कि उन्हें पूरे देश और विदेश में क्या चल रहा है, कौन सी नीतियाँ चल रही हैं, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, एक अच्छा निवेशक ये है जिसे मालूम हो कि देश और दुनिया में आखिर इन सब को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, बजाय इसके कि सिर्फ हम देखें कि सोने और चांदी का प्राइस क्या है। देखिए क्या होता है, निवेश का पर्पस क्या है, हमारे यहाँ भी क्या है ना, निवेश को कहीं ना कहीं हमें एक हैबिट बनी हुई थी अभी तक कि जैसे हमने बैंक में एफडी कर दी और 5 साल के लिए भूल गए। बाजार में निवेश ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर आपको अपने निवेश पर नजर रखनी है। कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं स्टॉक मार्केट की बात बताता हूँ, जब गोल्ड या सिल्वर की ही बात करें, वो बढ़ करके एकदम बहुत अच्छी ऊंचाई पर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, लेकिन आपने सही समय पर अगर उसको नहीं बेचा तो वो फिर गिर करके नीचे आ जाता है और आपका गेन जो है वो सब खत्म हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो उसने आपको लाभ तो दिया, लेकिन वो लाभ तब तक लाभ नहीं होगा जब तक आप उसको घर नहीं लेके आएंगे। और ये तब पता चलेगा जब हमारे आसपास की क्या नीति बन रही है, क्या दिशा और दशा तय हो रही है, जब मालूम हो कि देश के साथ साथ विदेशी जमीन पर भी कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या तनाव का माहौल तो ये है। एक ऐसा व्यापार है, निवेश को एक व्यापार की तरह से आप मान के चलें, ये एक ऐसा व्यापार है जहां पर आप इंफॉर्मेशन ही आपका प्रॉफिट का ग्राउंड बनाता है। हाँ, तो आप जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे, जितनी ज्यादा आप समझ रखेंगे, उतना ज्यादा आप सही निर्णय ले पाएंगे अपने निवेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि सोना चांदी आज ना सही लेकिन आने वाले वक्त में आपको माला माल कर देगा, और इस तरह से माला माल करेगा कि आपको वाकई ये महसूस होगा कि जहां आप इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल का 10 to 20% लगा रहे हैं, वो वाकई आपके लिए आज का लिया गया फैसला आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।